नमस्कार साथियों, ये मानसून तंत्र की हमारी दूसरी क्लास है और आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से मानसून भारत में प्रवेश करता है। साथियों, यदि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पिछला लेक्चर भी जरूर देख ले, जिसमें मैंने आपको मानसून से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां बताई है, जिससे आपको ये आज का जो ये लेक्चर है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करें और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार से भारत में मानसून प्रवेश करता है। आप तो देखते होंगे कि ये जो भारत का जो नक्शा है, इस नक्शे में मैंने आपको बताया कि ये भारत के बीचों बीच से ये एक लाइन गुजर रही है, इसे कहते हैं कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा है। फिर इसी के नीचे आपको एक और लाइन दिखाई दे रही है, यह है भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, तो अब कैसे भारत में मानसून प्रवेश करेगा इसको हम समझते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में ही बता दिया था कि मार्च के महीने में सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है और जून के माह में सूर्य का जो प्रकाश होता है वो कर्क रेखा पर लंबवत होता है। जैसे कि आपको पता है कि भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अब जो ये दक्षिण पश्चिम मानसून है ये कब आता है भारत में, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जून के माह में भारत में प्रवेश करता है और जून से लेकर ये सितंबर तक वर्षा करता है हमारे भारत में। अब जून में ही ये मानसून क्यों आता है तो समझिएगा। मैंने आपको बताया था कि पिछली क्लास में ये जो कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा पर जून के माह में सूर्य लंबवत चमकता है, यानी कि 21 जून को सूर्य कहां आ जाता है, इस कर्क रेखा पर। तो याद रखना कि जून के माह में लगभग जो सूर्य का प्रकाश है वो कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। अब यदि सूर्य लंबवत करके रेखा पर चमक रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि भारत वाला जो एरिया है यहां पर भी सूर्य क्या हो रहा है, लंबवत चमक रहा है। अब सूर्य इस जून के माह में भारत पर जब लंबवत चमकेगा तो मैंने आपको बताया था कि जहां पर सूर्य का प्रकाश लंबवत होता है वहां का तापमान क्या होता है, याद रखना, ज्यादा होता है। तो कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमक रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि भारत वाले इलाके में यहां का जो टेम्परेचर है ये कैसा होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पर भारत में क्या होगा, जून के माह में तापमान बढ़ जाएगा। अब मैंने आपको पिछली ही क्लास में बताया था कि जहां का तापमान ज्यादा होता है वहां का वायु दाब कैसा होता है, कम होता है। अब भारत का तापमान ज्यादा है तो भारत का जो वायु दाब होगा ये वायु दाब कैसा होगा, याद रखना, कम होगा। ठीक है, तो जहां पर तापमान ज्यादा है वहां का वायु दाब कैसा होता है, कम होता है। तापमान और वायु दाब दोनों एक ही स्थान पर बराबर नहीं होते हैं। साथियों, आपने अगर पिछली क्लास नहीं देखी हो तो उसे जरूर देख ले, जिससे आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमक रहा है, यानी कि सूर्य कहां पर है, 0 डिग्री से ऊपर उत्तरी गोलार्ध में। तो इसी दौरान आप देखोगे कि 0 डिग्री से नीचे दक्षिणी गोलार्ध, 0 डिग्री से नीचे क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य लंबवत चमक नहीं रहा है, यानी कि सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ रहा है। इस कारण दक्षिणी गोलार्ध का जो तापमान होगा, याद रखना, कैसा होगा, कम होगा, क्योंकि सूर्य तो उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में भारत आता है तो भारत का तापमान तो ज्यादा है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध का तापमान कैसा रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में आप देख रहे हो कि तापमान कम है, तो दक्षिणी गोलार्ध का जो वायुदाब होगा ये वायुदाब कैसा होगा, याद रखना, ज्यादा होगा। मैंने आपको बताया था कि जहां का तापमान ज्यादा होता है वहां वायुदाब कम, और जहां तापमान कम होगा वहां का वायुदाब कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो नीचे तापमान कम है तो वायुदाब कैसा होगा, नीचे का ज्यादा होगा। अब मैंने आपको यह भी बताया था कि वायुदाब से वायुदाब में संबंध क्या होता है। तो वायुदाब से वायुदाब में संबंध यह होता है कि अधिक दाब से कम दाब की ओर हवाएं चलने लगती है। तो आप देख रहे हो कि नीचे दक्षिणी गोलार्ध का वायुदाब कम है और नीचे का वायुदाब ज्यादा है और ऊपर का वायुदाब कैसा है, कम है। ठीक है, तो हवाएं कहां चलेगी, नीचे से ऊपर की ओर हवाएं चलने लगेगी, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर हवाएं चलने लगती है। नीचे से ये ऊपर की ओर भारत की ओर हवाएं चलना प्रारंभ कर देगी। अब यहां पर आप एक बात और समझिएगा, मैंने आपको पिछली ही क्लास में बताया था फेरल का नियम। फेरल का नियम क्या कहता है
कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो उस पर कोरियोलिस बल कार्य, पृथ्वी पर एक कोरियोलिस बल उत्पन्न हो जाता है और इस कोरियोलिस बल के कारण हवाएं अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती है, यानी कि हवाएं मुड़ जाती है। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाएं मुड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाएं मुड़ती है। याद रखना, फेरल के नियम अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किधर मुड़ती है, अपने दाएं मुड़ती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं चलती है वो अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में अच्छे से बता दिया था। तो आप देखोगे कि जब नीचे से ऊपर की ओर हवाएं चलेगी तो नीचे से ऊपर जब हवाएं चलती है तो ये हवाएं देखो नीचे से हवाएं उत्पन्न होगी, अधिक दाब से कम दाब की ओर ये हवाएं जब चलना प्रारंभ करेगी तो ये हवाएं क्या होती है, फेरल के नियम अनुसार अपने दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाएगी। तो ये हवाएं क्या होगी, बाईं ओर मुड़ जाएगी। ये हवाएं इस प्रकार से ऊपर चल रही है तो इनका जो बायां होगा वो किधर होगा, इस साइड होगा, इनका बायां इधर होगा। तो ये हवाएं कुछ इस प्रकार से ये हवाएं अपनी बाईं ओर ऐसे इस प्रकार से ये मुड़ जाती है और इस प्रकार से ये हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में ये चलने लगती हैं। अब ये हवाएं इधर बाएं मुड़कर ये दक्षिणी गोलार्ध में चलती है और कहां पहुंचती है, भूमध्य रेखा पर। अब ये भूमध्य रेखा पर पहुंचकर ये भूमध्य रेखा को पार करती है। तो भूमध्य रेखा को ये हवाएं पार करके कहां पहुंचती है, उत्तरी गोलार्ध में। भूमध्य रेखा को पार करके ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध में पहुंचती है। अब उत्तरी गोलार्ध में जैसे ये हवाएं पहुंचेगी तो ये भूमध्य रेखा के ऊपर जो उत्तरी गोलार्ध है यहां पर जो हवाएं हैं फेरल के नियम अनुसार ये अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है। अब ये हवाएं क्या होगी, जैसे उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेगी तो अपने दाईं ओर मुड़ जाएगी। आप देख रहे हो कि ये हवाएं ऊपर चल रही है तो इनका राइट किधर होगा, दाया किधर होगा, इस साइड। तो ये हवाएं क्या होती है, इस प्रकार से ये अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है। इस प्रकार से आप देखोगे कि ये हवाएं अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। अब ये हवा इस प्रकार से बाईं ओर से ये उत्तरी गोलार्ध में पहुंचकर इस प्रकार से आप देख रहे हो कि ये हवाएं दाईं ओर मुड़ जाती है। तो यानी कि ये दाईं ओर मुड़कर फिर ये आगे की ओर बढ़ती है और आगे ये बढ़कर ये कहां पहुंचती है, हमारे भारत में पहुंचती है। तो यहां पर एक बात और मैं बता दूं आपको कि जो ये दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर जो ये हवाएं आ रही है, ठीक है, तो ये हवाएं क्या होती है, इधर नीचे ये पूरा पड़ता है क्या, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर के ऊपर से ये हवाएं गुजरती हैं। जब ये हवाएं हिंद महासागर से गुजरती है तो हिंद महासागर के ऊपर से जब गुजरती है तो हिंद महासागर से ये आर्द्रता नमी ग्रहण कर लेती है। अब ये हवाएं नम हो जाती है, आर्द्र हो जाती है, ठंडी हो जाती है और यही हवाएं आगे जाकर भारत से टकराती है और भारत में जाकर ये वर्षा करेंगी। तो यहां पर एक बात और याद रखना कि ये हवाएं तब तक वर्षा नहीं करेंगी जब तक इनके मार्ग में कोई रुकावट ना डाले। यानी कि ये हवाएं जब तक इनके मार्ग में कोई अवरोधक नहीं आएगा तब तक ये हवाएं वर्षा नहीं करेंगी। तो ये हवाएं जब भारत में पहुंचती है तो भारत में ये पठारों पर्वतों से टकराती है, इनके मार्ग में पठार पर्वत अवरोध उत्पन्न करते हैं जिसके फलस्वरूप ये भारत में वर्षा करती हैं। तो आप देख रहे हो कि इस प्रकार से ये मानसून भारत में, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में प्रवेश करता है। इसे दक्षिण पश्चिम मानसून इसलिए कहते हैं कि ये भारत का जो किनारा है ये वाला हिस्सा दक्षिणी और ये वाला हिस्सा कौन सा है, पश्चिमी। तो आप देख रहे हो कि ये जो हवाएं हैं इस प्रकार से ये बाईं और दाईं ओर मुड़कर ये हवाएं भारत में ये प्रवेश करती है। तो आप देख रहे हो कि ये दक्षिण और पश्चिम की ओर से ये हवाएं भारत में आती है, इसीलिए इसे हम दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। अब एक बात और यहां पर समझिएगा, ये जो भारत है ये भारत की स्थिति प्रायद्वीपी है। प्रायद्वीपी मतलब तीन ओर से ये समुद्र से घिरा हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत की स्थिति ये प्रायद्वीप होने के कारण ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये दो शाखा में बंट जाता है। याद रखिएगा, दो शाखा में दक्षिण पश्चिम मानसून बंट जाता है। एक ये इधर अरब सागर से जो हवाएं भारत में प्रवेश करती है उसे हम अरब सागर की शाखा कहते हैं। इधर से जो मानसून प्रवेश करता है उसे अरब सागर की शाखा कहते हैं और इधर से जो मानसून प्रवेश करता है इसे हम बंगाल की खाड़ी की शाखा कहते हैं। ठीक है, तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दो शाखा में ये मानसून बट जाता है। देखो इधर से जो हवाएं भारत में आ रही है ये अरब सागरी शाखा होती है और इधर से जो ये हवाएं इस प्रकार से ये चलकर भारत में प्रवेश करेंगी ये इन पूर्वोत्तर राज्य में, तो उसे हम क्या कहेंगे, बंगाल की खाड़ी की शाखा कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दो शाखा में मानसून बट जाता है। अब प्रश्न ये आता है कि इन दोनों शाखाओं में से भारत में किस शाखा से सबसे पहले वर्षा होती है। तो सबसे पहले जो वर्षा होगी वो होती है किससे, अरब सागर की शाखा से। क्यों होती है, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये जो हमारा ये जो दक्षिणी तट है, ये दक्षिणी तट यहां पर पड़ता है क्या, केरल।
तो दक्षिण तट से सबसे पहले हवाएं टकराती है यहां पर दक्षिणी तट से केरल राज्य से। और कौन सी हवाएं सबसे पहले टकराती है, याद रखिएगा, अरब सागर की शाखा की हवाएं सबसे पहले दक्षिणी तट से टकराती है। तो सबसे पहले अरब सागर की शाखा से भारत में वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है ये आप देखोगे यहां पर इधर उड़ीसा तट, पश्चिम बंगाल तट और इधर पूर्वोत्तर राज्य से जाकर ये टकराती है। तो ये यहां पर पहुंचने में इनको थोड़ा ज्यादा समय लगता है। सबसे पहले ये अरब सागर की शाखा इधर केरल तट से टकरा जाती है। तो सबसे पहले जो वर्षा होती है वो हमारे यहां पर अरब सागर की शाखा से वर्षा होती है। और एक बात और याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा वर्षा भी अरब सागर की शाखा से ही होती है। सबसे ज्यादा वर्षा अरब सागर की शाखा से होती है। लगभग 65% वर्षा अरब सागर की शाखा से होती है और 35% वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा से। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वर्षा भी अरब सागर की शाखा से होती है। अब ये जो अरब सागर की शाखा जो है, अरब सागर से जो हवाएं भारत में प्रवेश करती है, ये सबसे पहले कहां टकराती है, केरल तट पे। लगभग जून के प्रथम सप्ताह में ये अरब सागरी शाखा केरल तट से आकर टकरा। आप देखोगे कि जून के प्रथम सप्ताह में यह हवाएं केरल तट से टकराती है, जिसे हम मानसून का धमाका, मानसून का विस्फोट या मानसून का प्रस्फोट कहते हैं। जून के दूसरे सप्ताह में यह हवाएं केरल तट से टकराती है और तीसरे सप्ताह तक यह हवाएं पहुंच जाती है कहां पर, महाराष्ट्र तट तक। ठीक है, तो तीसरे सप्ताह तक महाराष्ट्र तट तक यह हवाएं पहुंच जाती है और यही महाराष्ट्र तट से ये हवाएं भारत में प्रवेश करती है। एक बात और यहां पर याद रखिएगा कि महाराष्ट्र से लेकर ये इधर केरल तक यहां पर पड़ता है पश्चिमी घाट पर्वत। जब ये हवाएं इधर पश्चिमी घाट पर्वत से इधर टकराती है, इस पश्चिमी घाट पर्वत से, तो ये हवाएं इधर पश्चिमी घाट पर्वत की पश्चिमी ढाल में वर्षा करती है। इधर पश्चिमी ढाल में वर्षा करती है, ये हवाएं इधर पूर्वी ढाल में वर्षा नहीं करती है, क्योंकि इस पश्चिमी घाट पर्वत की ऊंचाई जो होती है दक्षिण में ज्यादा होती है और इधर ऊपर की ओर इसकी ऊंचाई कम होती है। जैसे जैसे ये पर्वत इधर ऊपर की ओर बढ़ता है, ऊंचाई कम होती जाती है। तो इधर ऊंचाई ज्यादा होने के कारण ये हवाएं इस पश्चिमी घाट पर्वत को पार नहीं कर पाती है। इस कारण से ये पूर्वी ढाल में वर्षा नहीं करती है। अब केरल के इधर पूर्वी ढाल में, इस पर्वत के पूर्वी ढाल में यहां पर पड़ता है तमिलनाडु राज्य। तो केरल में तो वर्षा करती है, लेकिन ये हवाएं तमिलनाडु में वर्षा नहीं करती है, क्योंकि ये पश्चिमी घाट जो पर्वत है ये हवाओं को इधर पार नहीं होने देता है। इस कारण से केरल में वर्षा होती है, तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है। केवल वर्षा की तमिलनाडु में छाया पड़ती है। इसीलिए याद रखना, जो ये तमिलनाडु राज्य है ये वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। वृष्टि छाया प्रदेश में यह आता है। प्रश्न आता है कि कौन सा राज्य वृष्टि छाया प्रदेश में आता है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। अब जैसे जैसे ये मानसूनी हवाएं आगे बढ़ती है तो इस पर्वत की ऊंचाई घटती जाती है। जैसे जैसे ऊंचाई घटेगी और ये हवाएं क्या करेगी, इस पर्वत को पार करने लग जाएगी और इधर पार करके इन राज्यों में ये वर्षा करेगी। अब ये हवाएं जब महाराष्ट्र तट तक ये पहुंचती है, मुंबई तट तक ये पहुंचती है, तो ये मुंबई में वर्षा करती है और यहीं से ये हवाएं क्या करती है, भारत में ये प्रवेश इधर करेगी। तो आप देख रहे हो कि भारत में ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश से होता हुआ इधर एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। और यहीं पर आप देखोगे कि गुजरात, मध्य प्रदेश होते हुए यहीं से एक और पर्वत श्रृंखला पड़ती है जिसे हम कहते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो ये हवाएं मुंबई तट से भारत में प्रवेश करती है, तो ये हवाएं इधर विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत से टकराकर गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश इन राज्यों में ये वर्षा करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अरब सागर की शाखा भारत में ये प्रवेश करेगी और इन पर्वतों से टकराकर ये वर्षा करेगी। अब यहीं पर आप देखोगे राजस्थान में एक और पर्वत पड़ता है, अरावली पर्वत श्रृंखला। राजस्थान में आप देख रहे हो कि ये अरावली पर्वत श्रृंखला पड़ती है। इस प्रकार से ये अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात से लेकर राजस्थान और दिल्ली तक ये फैली हुई है। तो होता क्या है कि ये जो इधर से अरब सागर की शाखा से जो ये हवाएं भारत में इस प्रकार से ये प्रवेश करती हैं, तो ये हवाएं इस अरावली पर्वत से टकराती नहीं है, क्योंकि ये अरावली पर्वत और इन हवाओं की जो दिशा होती है वो एक दूसरे के समांतर होती है। यानी इधर ही ये इस प्रकार से हवा चलती है, इस प्रकार से, और इन्हीं के समांतर ये अरावली पर्वत पड़ता है। तो ये अरावली पर्वत इन हवाओं के मार्ग में रुकावट नहीं डालता है। इस कारण क्या होता है कि इस अरब सागर की शाखा से राजस्थान राज्य में वर्षा नहीं होती है। यही दोस्तों आप सभी को पता होगा कि राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है। तो उसका कारण क्या है, ये अरावली पर्वत इन हवाओं के समांतर
पड़ता है। इस कारण से राजस्थान में ये हवाएं रुकती नहीं है, इसीलिए सबसे कम वर्षा राजस्थान में होती है इस अरब सागर की शाखा से। ठीक है, और इधर हमारे विंध्याचल और सतपुड़ा से ये हवाएं टकराती है, तो ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में ये वर्षा करती है। तो ये हमने देखा अरब सागर से होने वाली वर्षा। फिर इधर आप देख रहे हो कि ये जो है इधर से ये पड़ती है क्या, बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, इधर ये आगे बढ़ती है, तो ये टकराती है इन राज्यों से। इधर पड़ता है क्या, उड़ीसा पड़ता है, पश्चिम बंगाल पड़ता है, और इधर पूरा पड़ता है क्या, पूर्वोत्तर राज्य। तो इन राज्यों में जब ये हवाएं पड़ती है, तो इधर ये पूर्वी घाट पर्वत से टकराती है, तो इन राज्यों में ये वर्षा करेगी। और ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, ये सबसे ज्यादा जो वर्षा करती है, तो ये कहां करती है, पूर्वोत्तर राज्य में। ये जो पूर्वोत्तर राज्य है, यहां पर याद रखिएगा कि यहां पर आप देखोगे कि म्यांमार और भारत के बीच में इस प्रकार से आराकारायान पर्वत पड़ता है, और इधर भारत के उत्तर में पूरा ये फैला हुआ है क्या, हिमालय पर्वत। और आप देखोगे कि जो मेघालय है, मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया की इस प्रकार से ये पहाड़ियां पड़ती है। तो ये बंगाल की खाड़ी की शाखा की जो ये हवाएं हैं, ये हवाएं पूर्वोत्तर राज्य में यहां पर पहुंचेगी। तो आप देख रहे हो कि इधर ये आराकारायान पर्वत, आगे पड़ता है हिमालय पर्वत, तो इन पर्वतों के बीच में ये हवाएं टकराती है, और टकराकर इन पूर्वोत्तर राज्य में ये भारी वर्षा करती है। सबसे ज्यादा वर्षा याद रखिएगा होती है कहां पर, मेघालय में। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी पड़ती है, और ये तीन पहाड़ी कुछ इस प्रकार से है कि इन पहाड़ियों के बीच में जब ये मानसूनी हवाएं पहुंच जाती है, तो इन तीनों पहाड़ियों से ये टकरा कर वहीं पर टकरा कर ये हवाएं उन्हीं पहाड़ियों के बीच में वर्षा करती है। और इन्हीं पहाड़ियों में पड़ता है मेघालय में मासेनराम, मेघालय का मासिनराम, और यहीं पर पड़ता है एक स्थान चेरापूंजी। अब आपको याद आ गया होगा दोस्तों कि विश्व की सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो कहां होती है, भारत के मेघालय के मासेनराम में वर्षा होती है, और ये पड़ता है मेघालय में गारो खासी पर्वत के बीच में। तो दोस्तों यहां पर ये मानसूनी हवाएं जब इन पर्वतों के बीच में पहुंच जाता है, तो ये वहां से वापस नहीं निकल पाता है। ठीक है, और यहां पर सर्वाधिक वर्षा, विश्व की सर्वाधिक वर्षा ये मानसून बंगाल की खाड़ी की शाखा से विश्व की सर्वाधिक वर्षा यहां पर होती है। कहां पर, मासिनराम में। तो यहां पर ये सर्वाधिक वर्षा होती है। दूसरे स्थान पर आता है चेरापूंजी। ठीक है, लगभग 1135 सेंटीमीटर से लेकर 1150 सेंटीमीटर तक वर्षा यहां पर होती है मेघालय के मासिनराम और चेरापूंजी में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हवाएं यहां पर पूर्वोत्तर राज्य में वर्षा करेगी, और इधर ये आराकारायान पर्वत हवाओं को आगे नहीं बढ़ने देगा, आगे इधर हिमालय पर्वत रोक लेगा इन हवाओं को। तो ये हवाएं क्या होती है, फिर इधर की ओर भारत की ओर मुड़ जाती है। इधर भारत की ओर ये हवाएं इस प्रकार से मुड़ जाती है, और इधर की ओर फिर मुड़ती है, तो ये इन राज्यों में ये वर्षा करेगी। जैसे कि यहां पर पड़ता है, इधर असम आता है, पश्चिम बंगाल आता है, फिर आप देखोगे बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, यूपी, ठीक है, दिल्ली। तो इन राज्यों में यह हवाएं मुड़कर वर्षा करने लगेगी। तो जैसे जैसे यह हवाएं आगे बढ़ती है, तो यह हवाएं वर्षा करने लगेगी। जैसे कि आप देखोगे असम, पश्चिम बंगाल में ये लगभग 400 सेंटीमीटर वर्षा करती है। जैसे आगे बढ़ेगी, इधर बिहार तक पहुंचेगी, तो ये यहाँ पर 200 सेंटीमीटर वर्षा करेगी। यूपी तक पहुंचेगी 150 सेंटीमीटर, एमपी में पहुंचेगी 100 सेंटीमीटर वर्षा करेगी। इधर दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते ये 80 सेंटीमीटर वर्षा करेगी। राजस्थान पहुंचते पहुंचते ये हवाएं 40 से लेकर 60 सेंटीमीटर वर्षा करती है। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, तो इन हवाओं का जो नमी है वो कम होती जाएगी। इस कारण से ये वर्षा की मात्रा भी क्या होती है, कम होती जाती है। और राजस्थान पहुंचते पहुंचते ये वर्षा कितनी करती है, 40 से 60 सेंटीमीटर। तो राजस्थान में अरब सागर की शाखा से भी कम वर्षा होती है, और इधर बंगाल की खाड़ी की शाखा से भी कम वर्षा होती है। तो याद रखिएगा, राजस्थान में इसीलिए सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, फिर ये हवाएं यही हवाएं इधर ऊपर के हिमालय से लगे हुए राज्यों में भी टकराकर ये हवाएं वर्षा करेगी। तो इस प्रकार से ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ये भारत में प्रवेश करता है। दो शाखा के रूप में प्रवेश करता है, एक अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये इस प्रकार से दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में प्रवेश करता है और संपूर्ण भारत में ये वर्षा करता है। अब कब तक करता है, तो जून में ये मानसून प्रवेश करता है और सितंबर तक ये मानसून वर्षा करेगा। क्यों करेगा सितंबर तक, तो आप देखोगे कि जून में कहां पर है, कर्क रेखा पर सूर्य। जून के बाद में आप देखोगे तो जुलाई,
अगस्त और सितंबर तक ये सूर्य कहां पहुंच जाता है, दक्षिणायन होकर ये भूमध्य रेखा पर पहुंच जाता है। तो जून से लेकर सितंबर तक इसका जो लंबवत प्रकाश है वो भारत में पड़ता है, यानी जून से सितंबर तक भारत का टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है और वायुदाब कम होता है। तो जून तक यहां पर ये हवाएं आती है दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर। फिर ये सितंबर के बाद में ये सूर्य जब दक्षिणायन होता है यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में जब पहुंचता है तो नीचे का तापमान बढ़ जाता है और नीचे का वायुदाब कैसा होता है, कम हो जाता है और तापमान ज्यादा हो जाता है। और हमारे यहाँ का तापमान कम हो जाएगा और वायुदाब कैसा हो जाएगा, हमारे यहाँ का ज्यादा। तो जब सूर्य सितंबर के बाद नीचे प्रवेश करेगा तो यह हवाओं की दिशा बदल जाएगी, यानी अधिक दाब से कम दाब की ओर हवाएं चलेगी। तो हमारे यहाँ पर सितंबर के बाद दाब बढ़ जाता है और नीचे का दाब घट जाता है। तो हवाएं कहां चलती है, वापस ऊपर से नीचे की ओर चलती है। तो जब ऊपर से नीचे की ओर ये हवाएं चलती है तो इस मानसून को हम कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। तो देखते हैं कि कैसे उत्तर पूर्वी मानसून आता है और कैसे कहां पर यह वर्षा करेगा, आइए समझते हैं। तो देखते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक रहता है। इसके बाद में सितंबर से लेकर दिसंबर तक जो मानसून रहता है उसे हम कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। ये इधर उत्तर और पूर्व की ओर से हवाएं चलने लगेगी, ठीक है, इसे हम कहेंगे उत्तर पूर्वी मानसून। तो ये जो हमारी जो ये भूमध्य रेखा थी, यह है भूमध्य रेखा, ठीक है। तो भूमध्य रेखा के नीचे सितंबर के बाद जो सूर्य है वो कहां पहुंच जाता है, भूमध्य रेखा के नीचे ये सूर्य आ जाता है, इसका लंबवत प्रकाश आता है। सूर्य वहीं रहता है दोस्तों, इसका लंबवत प्रकाश नीचे आ जाता है पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण। तो जब सूर्य का प्रकाश लंबवत सितंबर के बाद में नीचे की ओर होता है तो नीचे का तापमान याद रखिएगा ज्यादा होता है, और तापमान ज्यादा है तो नीचे का जो दाब होता है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। अब इसके उल्टे आप देखोगे कि हमारे यहाँ पर तिरछा प्रकाश पड़ता है सितंबर के बाद, तो हमारे यहाँ का जो ताप होता है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, और दाब कैसा हो जाता है, हमारे यहाँ पर ज्यादा हो जाता है। तो हमारे यहाँ पर सितंबर के बाद ताप कम हो जाता है, इसीलिए आपको पता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हमारे यहाँ पर ठंड आ जाती है। तो हमारे यहाँ पर ताप कम हो गया तो दाब क्या हो गया, बढ़ गया, ठंड बढ़ गई हमारे यहाँ पर। तो होगा क्या कि अधिक दाब से कम दाब की ओर हवाएं चलेगी। तो अधिक दाब ऊपर है और कम दाब कहां पर है, ये नीचे। तो ऊपर से उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर हवाएं जब चलेगी तो फेरल के नियम अनुसार उत्तरी गोलार्ध में कहां मुड़ जाएगी, अपने दाईं ओर मुड़ जाएगी। तो आप देख रहे हो कि ये हवाएं नीचे की ओर चल रही है, तो इसका जो दायां होगा वो दायां किधर होगा, इस ओर होगा। तो ये हवाएं कुछ इस प्रकार से, ये हवाएं इस प्रकार से ये हवाएं चलने लगती है, ठीक है। अब ये हवाएं चलती है इस प्रकार से, ये दाईं ओर मुड़कर। तो ये हवाएं आप देख रहे हो कि इधर उत्तर पूर्व से आती हुई प्रतीत हो रही है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, उत्तर पूर्वी मानसून कहेंगे। तो ये हवाएं जब भारत में प्रवेश करेगी इस प्रकार से, तो आप देख रहे हो कि ये हवाएं इधर हमारे इधर कोई भी समुद्री क्षेत्र नहीं पड़ता है, इसीलिए ये हवाएं नम नहीं होती है, ठीक है, आर्द्र नहीं होती है, ये नमी ग्रहण नहीं कर पाती है। तो इन हवाओं से भारत में, इस उत्तर पूर्वी मानसून से भारत में वर्षा नहीं होती है। लेकिन आप देख रहे हो कि जो कुछ हवाएं हैं जो इस प्रकार से जो चलती है, तो ये हवाएं इधर बंगाल की खाड़ी की शाखा से बंगाल की खाड़ी जो है, यहाँ पर जो समुद्री एरिया है इसके ऊपर से गुजरती है। तो जब ये हवाएं बंगाल की खाड़ी पर से गुजरेगी तो बंगाल की खाड़ी से ये नमी ग्रहण कर लेगी, आर्द्र हो जाएगी। तो ये हवाएं बंगाल की खाड़ी से ये नमी ग्रहण कर लेती है और नमी ग्रहण करके ये हवाएं टकराती है कहां पर, ये तमिलनाडु राज्य में। तो ये तमिलनाडु राज्य में ये हवाएं जब टकराती है नमी ग्रहण करके, तो इस उत्तर पूर्वी मानसून से इस तमिलनाडु राज्य में वर्षा होती है। तो याद रखिएगा उत्तर पूर्वी मानसून से जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो कहां पर होती है, तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। जबकि हमने देखा था कि दक्षिण पश्चिम मानसून से अरब सागर की शाखा से तमिलनाडु राज्य में वर्षा नहीं हुई थी, ना ही अरब सागर बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा हुई थी, क्योंकि इधर से जो बंगाल की खाड़ी की शाखा से ये दक्षिण पश्चिम मानसून गया था, तो ये मानसून इसके पश्चिमी जो पूर्वी घाट है ये इसके समांतर ये हवाएं निकल गई थी। तो इस तमिलनाडु राज्य में इस उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है सितंबर से दिसंबर तक, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो याद रखना सितंबर से लेकर दिसंबर तक भारत में वर्षा नहीं होती है, और ये वर्षा इसलिए नहीं होती क्योंकि ये हवाएं नम नहीं होती है, ठंडी नहीं होती, क्योंकि ये हवाएं इधर कोई भी समुद्र के ऊपर से ये गुजरती नहीं है। और ये हवाएं देख रहे हो आप कि जब दक्षिण पश्चिम मानसून आया था तब इस प्रकार से आया था।
अब ये हवाएं वापस लौट रही है उसी रास्ते, इसीलिए इस उत्तर पूर्वी मानसून को हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। याद रखना, इसे हम क्या कहते हैं, लौटता हुआ मानसून। और लौटते हुए मानसून से जो वर्षा होती है, केवल सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो कहां होती है, तमिलनाडु राज्य में होती है। अब ये कब तक चलता है लौटता हुआ मानसून, सितंबर से लेकर ये दिसंबर तक ये चलता है, क्योंकि दिसंबर में पुनः ये जो सूर्य है ये कहां आ जाता है, सितंबर से दिसंबर तक सूर्य पहुंच जाता है मकर रेखा पर। फिर दिसंबर के बाद पुनः सूर्य आ जाता है कहां तक, मार्च तक, ये इधर हमारे भूमध्य रेखा पर। तो याद रखिएगा, लौटते हुए मानसून से वर्षा कब तक होगी, दिसंबर तक ये होती है तमिलनाडु राज्य में। अब दिसंबर के बाद में जो वर्षा होगी हमारे यहां पर, तो उसे हम कहते हैं शीतकालीन मानसून। ठीक है, ठंड के दिसंबर में हमारे यहाँ पर अत्यधिक ठंड बढ़ जाती है, दिसंबर जनवरी में अत्यधिक ठंड हमारे यहाँ पर पड़ती है, और इस ठंड के समय में जो वर्षा होती है उसे हम कहते हैं शीतकालीन मानसून। तो देखते हैं कि शीतकालीन जो मानसून होता है वो किस प्रकार से वर्षा करता है और कहां से ये आता है। तो समझिएगा शीतकालीन मानसून को। तो आइए देखते हैं शीतकालीन मानसून से किस प्रकार से वर्षा होती है। तो शीतकालीन मानसून यानी ठंड के समय में जो वर्षा होती है, दिसंबर से ये होती है, और ये वर्षा कब तक होती है, याद रखिएगा, फरवरी तक होती है। ठीक है, दिसंबर से फरवरी तक ये वर्षा होगी। तो किस प्रकार से होगी समझिएगा। जो ठंड, एक बात याद रखना यहां पर कि जो पृथ्वी के ऊपर जो हमारा जो वायुमंडल है, इसकी जो निचली जो परत है उसको हम कहते हैं क्या, क्षोभ मंडल। सबको बात ये पता होगी क्या होता है, सबसे जो निचली परत होती है उसको हम कहते हैं क्या, क्षोभ मंडल कहते हैं। तो यहां पर जो ये क्षोभ मंडल होता है पृथ्वी के ऊपर, ये जो क्षोभ मंडल होता है, ठीक है, 6 से 12 किलोमीटर की जो ऊंचाई पर जो ये परत है क्षोभ मंडल, इस क्षोभ मंडल में याद रखिएगा साल भर वर्ष भर हवाएं चलती है। ठीक है, ये जो हवाएं चलती है ये 6 महीने पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है और 6 माह चलती है पूर्व से पुनः पश्चिम की ओर। तो इस प्रकार साल भर क्षोभ मंडल में ये हवाएं चलती है। तो आप देखोगे कि दिसंबर माह में ये हवाएं क्षोभ मंडल में जो ये चलती है पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर ये हवाएं चलती हैं, कहां पर, क्षोभ मंडल में। पृथ्वी पर ये हवाएं नहीं है, कहां पर, ये वायुमंडल में 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये हवाएं चलती है। याद रखिएगा, 6 से लेकर 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर वर्ष भर ये हवाएं चलती है, पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। तो दिसंबर माह में ये हवाएं कहां चलती है, याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर ये हवाएं कुछ इस प्रकार से ये हवाएं चलती है। ये हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे चलती है। तो आप देखोगे कि इधर खाड़ी, हमारे पड़ोस में, भारत के पड़ोस में इधर खाड़ी देश पड़ते हैं। ठीक है, तो इधर आप देखोगे कि यहां पर इधर यूरोप महाद्वीप आता है, और यूरोप महाद्वीप से इधर लगा हुआ आपको मिलेगा भूमध्य सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर। इधर पड़ता है क्या क्या, भूमध्य सागर पड़ता है, काला सागर पड़ता है और कैस्पियन सागर पड़ता है। याद रखिएगा, तो इन तीनों सागरों के ऊपर से ये क्षोभ मंडल में चलने वाली हवाएं गुजरती है। अब इन तीनों सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, ठीक है, इनके ऊपर से जब ये हवाएं गुजरती है, कौन सी हवाएं, ये क्षोभ मंडल में चलने वाली हवाएं, ठीक है, जब इनके ऊपर से गुजरती है तो इनसे क्या करती है, ये हवाएं नमी ग्रहण कर लेती है। ठीक है, ठंडी हो जाती है ये हवाएं और आर्द्र हो जाती है। अब ये क्षोभ मंडल में हवाएं चल रही है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, विक्षोभ कहते हैं। इसे याद रखना, क्या कहते हैं, विक्षोभ। क्षोभ मंडल में जो हवाएं चलती है उसे हम क्या कहते हैं, विक्षोभ कहते हैं। तो जो विक्षोभ पश्चिम से पूर्व की ओर चलता है उसे हम कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ, और जब ये विक्षोभ पूर्व से पश्चिम की ओर चलता है तो उसे हम कहते हैं पूर्वी विक्षोभ। क्या कहते हैं, याद रखिएगा, पूर्वी विक्षोभ। ठीक है, तो यह साल भर पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी विक्षोभ क्षोभ मंडल में चलता है 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर। तो अभी दिसंबर में यह पश्चिमी विक्षोभ चलता है पश्चिम से पूर्व की ओर, और ये जब इन समुद्री क्षेत्र से गुजरता है तो इनसे क्या करता है, ये नमी ग्रहण कर लेता है, आर्द्रता ग्रहण कर लेता है। तो यानी पश्चिमी विक्षोभ कैसा हो जाता है, बिल्कुल ठंडा हो जाता है, आर्द्र हो जाता है। अब यही विक्षोभ क्या करता है, आगे जाकर पहाड़ों से, पर्वतों से टकराकर वर्षा करेगा। लेकिन याद रखिएगा, 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर, इतनी ऊंचाई पर आप देखोगे जब ये हवाएं बढ़ती है तो इन खाड़ी देश में इतने ऊंचे पर्वत नहीं पड़ते हैं जो इन हवाओं के मार्ग में रुकावट नहीं डालते हैं। अब ये पश्चिमी विक्षोभ याद जैसे आगे बढ़ता है तो ये पहुंचता है कहां पर, ये भारत में पहुंचता है। तो भारत में ये जब पहुंचता है, भारत तक ये पहुंचता है, तो आप देख रहे हो कि भारत में यहीं से जम्मू कश्मीर से लेकर ये इधर चाइना और इधर नेपाल तक ये फैला हुआ है क्या, हमारा हिमालय पर्वत।
तो कुछ इस प्रकार से आप देखोगे कि ये हिमालय पर्वत इधर हमारे पूर्व उत्तर में ये फैला हुआ है। और हिमालय की औसतन ऊंचाई आपको पता है, और इसकी ऊंचाई कितनी है 8000 मीटर, यानी कि 8 किलोमीटर इसकी औसतन ऊंचाई है। तो आप देखोगे कि ये 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये हवाएं चल रही है, और हिमालय भी इतनी ही ऊंचाई पर 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में ये हिमालय हमारा फैला ऊंचाई तक फैला हुआ है। औसतन इसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 8000 मीटर इसकी 6 से लेके 8000 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। तो अब ये पश्चिमी विक्षोभ जब यहां पर पहुंचता है तो ये ही हिमालय पर्वत क्या करता है, इस पश्चिमी विक्षोभ के मार्ग में रुकावट डालता है। यानी ये पश्चिमी विक्षोभ जाकर किससे टकराता है, इस हिमालय पर्वत से टकराता है। अब ये हिमालय पर्वत से टकराएगा तो इन्हीं हिमालय पर्वत से टकराने के कारण यही पश्चिमी विक्षोभ क्या करेगा, हिमालय पर वर्षा करेगा। लेकिन कैसी वर्षा करेगा, याद रखिएगा, बर्फीली वर्षा करेगा। ठीक है, ये बर्फीली वर्षा करेगा जिसे हम बर्फबारी कहते हैं। आपको पता होगा हिमालय क्षेत्र में दिसंबर से जनवरी फरवरी में बर्फबारी होती है। बर्फबारी होती है, याद रखिएगा, कब होती है, ठंड के समय में। और जो बर्फबारी होती है वो किससे होती है, इसी पश्चिमी विक्षोभ से होती है। अब आप देखोगे कि ये बर्फ क्यों, इससे बर्फ क्यों गिरती है, बर्फीली ये वर्षा क्यों करता है, तो उसका कारण ये है कि आप देखोगे पृथ्वी से जैसे जैसे आप ऊंचाई पर बढ़ोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा। और क्षोभ मंडल में पहुंचते पहुंचते क्षोभ मंडल में जो तापमान होता है वो कितना हो जाता है, 0 सेंटीग्रेड हो जाता है। तो क्षोभ मंडल में तापमान कम होने के कारण क्या होगा, ये जो हवाएं होंगी, पश्चिमी विक्षोभ की जो हवाएं हैं जो आर्द्रता ग्रहण किए हुए हैं, ये कैसी हो जाती है, बर्फीली हो जाती है। क्योंकि क्षोभ मंडल का टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है, जिस कारण ये हवाएं बर्फीली हो जाती है। और यही बर्फीली हवाएं जब इस हिमालय पर्वत से टकराती है तो यहां पर हिमालय पर्वत पर ये बर्फबारी करती है, और वही बर्फ क्या करती है, हिमालय को पूरी तरह से ढके हुए है। तो यही कारण है दोस्तों कि हिमालय बर्फ से ढका हुआ है। इसका कारण है कि इसकी ऊंचाई ज्यादा है, जिस कारण से ये पश्चिमी विक्षोभ इस पर बर्फबारी कर देता है, और वही बर्फ से क्या है, पूरा हमारा हिमालय ढका हुआ रहता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये पश्चिमी विक्षोभ भी 2 भाग में बढ़ जाता है, इधर हिमालय के इधर एक उत्तर की ओर और एक इधर दक्षिण की ओर। ये हवाएं 2 भाग में डिवाइड हो जाती है। उत्तरी ढाल में चाइना की ओर ये बर्फबारी करता है, और इधर दक्षिणी ढाल में ये हमारे भारत की ओर ये बर्फबारी हवाएं करती है। फिर ये जब ये मार्ग में रुकावट डालता है इस पश्चिमी विक्षोभ को, तो ये हवाएं क्या होती है, धीरे धीरे नीचे की ओर उतरने लगती है। धीरे धीरे नीचे की ओर हिमालय से उतरने लगती है। तो जैसे जैसे ये नीचे की ओर ये हवाएं उतरेंगी तो ऊपर टेम्परेचर कम है, तो जैसे जैसे नीचे आएगी टेम्परेचर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो जब ये नीचे आ जाती है, जैसे हिमाचल प्रदेश से भी नीचे आ जाती है, इधर लगे हुए राज्य में, जैसे इधर हरियाणा आ जाता है, यूपी आ जाता है, ठीक है, उत्तराखंड का दक्षिणी क्षेत्र जो आ जाता है, तो इन राज्य में ये नीचे जब उतर जाएगी तो तापमान ज्यादा हो जाता है, जिससे ये बर्फीली वर्षा ना करके ये कैसी करती है, बूंदों के रूप में वर्षा करती है। और ये बूंदों के रूप में वर्षा यूपी, राजस्थान और हमारे मध्य प्रदेश तक ये हवाएं वर्षा करती है। ठीक है, किस रूप में, बूंदों के रूप में, जिसे हम मावठा या मावट कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसी पूर्वी विक्षोभ से जो इधर बूंदों के रूप में जो वर्षा होती है, जिसे हम मावट या मावठा कहते हैं, यही मावठा है जिसे हम कहते हैं क्या, शीतकालीन मानसून। और ये शीतकालीन मानसून कब आता है, दिसंबर से फरवरी तक ये शीतकालीन मानसून रहता है। तो आइए समझिएगा प्री मानसून किस प्रकार से आता है और कैसे ये वर्षा करता है। तो प्री मानसून का जो टाइम होता है, समय काल जो होता है, ये होता है मार्च से लेकर, मार्च के बाद में अप्रैल और मई। ठीक है, मई यानी कि जून से पहले जो वर्षा होती है उसे हम प्री मानसून के नाम से जानते हैं। और ये जो प्री मानसून है ये साधारण वर्षा नहीं होती है, ये चक्रवाती वर्षा होती है। तूफान के साथ में जो वर्षा होती है, तूफानी वर्षा, आंधी तूफान के साथ में, उसे हम प्री मानसून या मानसून काल से पहले की वर्षा हम उसे कहते हैं। अब जो आपने देखा होगा, ये तूफान के रूप में जो ये वर्षा होती है, चक्रवात के रूप में जो वर्षा होती है, ये समुद्र में उठने वाले चक्रवात के कारण होती है। किसके कारण, याद रखिएगा, चक्रवात के कारण। ठीक है, तो इधर जो ये इधर पड़ता है हमारा क्या, ये बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी, और इधर पड़ता है क्या, ये अरब सागर। तो इन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो तूफान उत्पन्न होता है, जो चक्रवात साइक्लोन जो बनता है, उसी साइक्लोन के कारण ये तूफानी वर्षा हमारे यहाँ पर भारत के कुछ इलाकों में ये होती है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्री मानसून कहते हैं। किस प्रकार से दोस्तों साइक्लोन बनता है, ठीक है, चक्रवात कैसे बनता है समुद्र में, कैसे ये साइक्लोन बनेगा और कैसे ये
उत्पन्न होगा, ठीक है। और अल नीनो क्या होता है, अल नीनो कैसे आता है, ला नीनो क्या होता है, इन पर मैं आपको एक अलग ही क्लास दूंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से अल नीनो का प्रभाव भारत में पड़ता है, कैसे ला नीनो का प्रभाव पड़ता है, और कैसे चक्रवात, साइक्लोन और ठीक है और प्रति चक्रवात भी क्या होता है, इन सब पर मैं एक अलग ही क्लास आपको दूंगा। केवल अभी आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में केवल इतना याद रखना है कि प्री मानसून से जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गर्मी के दिनों में जो चक्रवात उत्पन्न होता है उसी से ही ये वर्षा होती है। जैसे मैंने आपको बताया था आईटीसी जेट, मेरी पिछली क्लास में मैंने आईटीसी जेट पर चर्चा की थी, मैंने बताया था कि वो क्या होता है, आईटीसी जेट यानी कि आईटीसी जेट एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर तापमान ज्यादा हो जाता है और दाब कम हो जाता है, फिर चारों ओर से हवाएं चलती है और ये टकराकर क्या होती है, ऊपर उठती है। तो जो बवंडर बनता है हमारे यहाँ पर धरातल पर, ऐसा ही बवंडर इधर समुद्री इलाकों में बनता है, जिसके फलस्वरूप पानी क्या होता है, उस बवंडर के कारण ऊपर की ओर उठने लगता है और उसी उठे हुए पानी से इधर हमारे भारत में क्या होती है, वर्षा होती है, ठीक है। तो ये जो प्री मानसून है इससे क्या क्या एग्जाम में प्रश्न आते हैं इसको भी थोड़ा सा समझिएगा। इस प्री मानसून से जो पूर्वी राज्य में वर्षा होती है, पूर्वी राज्य में याद रखना, पूर्वी राज्य में जो प्री मानसून से जो चक्रवाती तूफानी वर्षा होती है उसे नार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, नार्वेस्टर कहते हैं। और यहां पर पूर्वी राज्य में एक राज्य आता है असम, असम में जो वर्षा होती है इससे प्री मानसून से उसे चाई वर्षा कहते हैं, याद रखिएगा, चाई वर्षा, चाई वर्षा, ठीक है, या टी सावर इसको बोला जाता है, टी सावर या चाय वर्षा। इस चाय वर्षा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो वर्षा होती है, इधर चाय की खेती होती है असम में, तो चाय की खेती के लिए ये वर्षा लाभदायक होती है, इसलिए ये लोग चाय वर्षा के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है, चाय वर्षा के नाम से इसे संबोधित करते हैं। फिर आप देखोगे कि नीचे इधर पड़ता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के नीचे आता है यहां पर एक राज्य क्या, उड़ीसा। तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में विशेष करके याद रखिएगा, यहां पर पश्चिम बंगाल में जो ये चक्रवाती जो तूफानी वर्षा होती है इसे काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, काल वैसाखी, ठीक है। काल वैसाखी इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ये तूफानी वर्षा होती है, ये तूफानी वर्षा इधर पश्चिम बंगाल के तटवर्ती इलाकों में काफी नुकसान पहुंचाती है, ठीक है, काफी नुकसान पहुंचाती है, इसलिए ये वर्षा इन लोगों के लिए किसके समान होती है, काल के समान होती है। और बैसाखी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो वर्षा होती है वैशाख के महीने में, आपने देखा होगा जेठ वैशाख सावन आषाढ़, ठीक है, तो वैशाख के महीने में ये तूफानी वर्षा यहाँ पर अधिक होती है पश्चिम बंगाल क्षेत्र में, ठीक है। और कैसी होती है, काल के समान होती है क्योंकि तूफानी वर्षा होती है और इनको काफी नुकसान पहुंचाती है, घर बार इनके आशियाने उजाड़ देती है, इसीलिए इसे काल वैसाखी के नाम से इन तटवर्ती इलाकों में जाना जाता है, ठीक है। फिर आप देखोगे इधर केरल, केरल में आम की खेती होती है दोस्तों यहाँ पर, और आम की फसल को पकाने के लिए ये लाभदायक होती है, इसलिए इसे यहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, आम्र वर्षा या मैंगो सावर इसे कहते हैं। फिर ऊपर आप देखोगे कर्नाटक, कर्नाटक में आप देखोगे कॉफी की वर्षा होती है, सॉरी कॉफी की खेती होती है, इसीलिए यहाँ पर कॉफी वर्षा के नाम से इसे जाना जाता है क्योंकि कॉफी की खेती को पकाने के लिए ये लाभदायक होती है। तो कर्नाटक में ये कॉफी वर्षा के नाम से जानी जाती है, ठीक है, कॉफी सावर कहते हैं इसे, या फिर इसे यहाँ पर कहते हैं चेरी ब्लॉसम, ठीक है, चेरी ब्लॉसम के नाम से भी ये यहाँ पर ये वर्षा जानी जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न एग्जाम में आपके इस प्री मानसून से बनते हैं। तो ये चार प्रकार के मानसून मैंने आपको बताया, उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, दूसरा उत्तर पूर्वी मानसून, तीसरा शीतकालीन मानसून और चौथा मैंने आपको बताया ये क्या, प्री मानसून। तो ये चार प्रकार के मानसून है जिनसे भारत में वर्षा होती है। अब यहाँ पर एक बात और याद रखना कि किन किन मानसून से कितनी कितनी % लगभग वर्षा होती है, इस पर भी थोड़ी सी जानकारी आपको मैं बता दूं। आप देखोगे कि सबसे ज्यादा जो भारत में वर्षा होती है वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, ठीक है, याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है, दो शाखा के रूप में आता है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की शाखा के रूप में। और इससे जो वर्षा होती है भारत में लगभग 73.7% वर्षा भारत में इस दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और ये मानसून का जो टाइम काल होता है, समय काल, ये होता है कब से कब तक, तो जून से सितंबर तक की इस मानसून से वर्षा होती है। फिर दक्षिण पश्चिम मानसून के बाद में जून से सितंबर के बाद में सितंबर से लेकर दिसंबर तक जो मानसून, ये वापस यही जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये वापस लौटता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून, या इसे हम कहते हैं लौटता हुआ मानसून।
अब ये जो लौटता हुआ मानसून है इससे 13.3% वर्षा होती है, सर्वाधिक होती है कहां पर, तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, ये वर्षा कब से कब तक होती है, तो ये अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक ये वर्षा का समय काल है। फिर दिसंबर के बाद में आ जाता है हमारा शीतकालीन मानसून, ठंड के समय में। तो शीतकालीन जो मानसून होता है ये ठंड के समय में आता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इससे जो वर्षा होती है इससे होती है 2.6% वर्षा लगभग। और ये जो वर्षा होती है ये होती है कब से कब तक, तो याद रखिएगा दिसंबर से लेकर फरवरी तक ये इससे वर्षा होती है। फिर आगे आप देखोगे शीतकालीन के बाद में अगला जो मानसून आता है वो है हमारा प्री मानसून। प्री मानसून या इसे ही हम कहते हैं मानसून, मानसून से पूर्व की वर्षा। और इस प्री मानसून से जो वर्षा होती है ये होती है 10.4% वर्षा। याद रखिएगा 10.4% वर्षा प्री मानसून से होती है। और ये इसका जो समय काल है फरवरी के बाद में आप देखोगे मार्च, अप्रैल और मई तक ये वर्षा इससे होती है। और मई के बाद पुनः जून से सितंबर तक क्या आ जाता है, हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून आ जाता है। तो इस प्रकार से हमारे भारत में ये वर्षा होती है इन चारों मानसून से। उम्मीद है कि आपको ये क्लास मेरी समझ में आई होगी। दोस्तों अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। और अपने अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर ले। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।